हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो लास्ट क्लास हमने काफ़ी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली थी अपने क्लास के अंदर। काफ़ी चीज़ें जैसे कि हमने तीन चीज़ मेनली पढ़ी थी। अगर आपको जो इम्पोर्टेंट वाला जो अपना फ्लो चार्ट था वो दिखाऊं, वो ये था। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये रहा वो फ्लो चार्ट जो हमने कल डिस्कस किया था। ये तीन पार्ट थे जो हमने बोला था इस चैप्टर के अंदर मेनली हमको डिस्कस करने हैं, और इन तीन पार्ट के बारे में ही हमारा पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो बेस्ड था। अगर मैं सिंपल सिंपल बात करूँ बेटा, सिंपल सिंपल बात करूँ तो हमें क्या है, फूड को इम्प्रूव करना था अपने न्यूट्रिशनली भी और प्रोडक्शन वाइज भी। यानी कि हमको जो बढ़ती डिमांड है आजकल के टाइम की, उसको पूरा करना था, सीधे शब्दों में बताऊं। और सिंपल दूसरी बात बोलूं, और साथ में जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आजकल लोगों में बढ़ रही है, स्टूडेंट बच्चों में बढ़ रही है, या फिर जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर बढ़ रही है, उसको भी पूरा करना था। तो इसकी वजह से अपने फूड को जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत हमें पड़ी। उसके लिए अगर हमने तीन चीज़ों को सुना, या तो हम क्रॉप की जो वैरायटी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इम्प्रूव कर दें, जो उसकी प्रोडक्शन है उसको बढ़ा दें, और साथ में जो है प्रोटेक्शन बढ़ा दे उसकी, यानी कि जल्दी से खेती जो है लोगों की वो खराब ना हो। और अगर मैं बात करूं वैरायटी की, वैरायटी के अंदर हमने क्या किया था, दो अच्छी वैरायटी का क्रॉस करके एक ऐसी वैरायटी बनाई जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी थी। एक ये वाला था जो ग्रो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, एक ये था जो कि जिसके अंदर एडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जल्दी से ख़राब नहीं होता पौधा, जल्दी से इस पर कीड़ा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल पौधा बनाया जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी थी, यानी कि ये ग्रो भी बहुत तेज़ी से करता है, साथ में इसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस भी अच्छा है। दूसरी तरफ हमने बात करी क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की, जहाँ पर हमने सीखा कैसे हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके प्रोडक्शन का इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम क्रॉपिंग पैटर्न जैसे कि मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं जिसके अंदर दो डिफरेंट टाइप के क्रॉप एक ही खेत के अंदर ग्रो कर सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं जिसके अंदर एक मिक्स क्रॉपिंग का ही एक पर्टिकुलर टाइप है जो कि एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है, यानी कि एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर हो रहा है। वहीं पर अगर क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन इन द सेंस सीजन वाइज अलग अलग क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, जिससे कि जो न्यूट्रिशन डिप्लेशन है, जो न्यूट्रिशन खत्म हो रहा है सॉइल के अंदर, वो ना हो। मुझे बताओ कि ये बात समझ में आती है। आज जो अपना मेन टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो वो होने वाला है ये तो गलत हो गया। यहाँ पर मैंने क्या लिखाया था, प्रोटेक्शन। क्या लिखाया था, प्रोटेक्शन। तो आज हमें पढ़ना है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कि हम जो है प्लांट्स को किस तरीके से जो है खराब होने से, कोई भी खेती को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, वो आ जाएगा अपना क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में। प्लस थोड़ा और अच्छे से समझेंगे उसको। ओके, ये हमें आज पढ़ना है। प्लस जैसे मान लेते हैं, चलो ध्यान से थोड़ा सुनो। मान लो ये एक प्लांट है जिसको हम ग्रो कर रहे हैं, एक ये प्लांट है जिसको हम ग्रो कर रहे हैं। इस यहाँ पर इसके क्या होता है, कुछ यहाँ पर इस तरह से, इसके ऊपर कुछ इस तरह से ग्रेन्स लगते हैं, कुछ दाने लगते हैं, बीज लगते हैं। ये इसका फ्रूट है जिसके ऊपर ये बीज है, और इस बीज से हम क्या बनाते हैं, ऑयल बनाते हैं। ठीक है, दो चीज हो सकती है। एक तो ये पेड़ जब इस खेत के अंदर ग्रो कर रहा था, इसके ऊपर किसी चीज का इन्फेक्शन हो जाए, किसी भी चीज का इन्फेक्शन हो जाए, या इसको कोई इंसेक्ट खा ले। मान लो ये कोई इंसेक्ट है, वो इसके ऊपर फीड करके इसको खाना स्टार्ट कर दे, तो यहाँ पर एक तो चीज ये हो गई। तो एक तो हमें इस इन्फेक्शन से, या फिर बोलो इस इंसेक्ट से बचाना है। दूसरा, मान लो इस प्रोसेस को हम पास कर लेते हैं, यहाँ पर कोई भी जो है खराबी नहीं आती है ना, कोई भी खराबी नहीं आती, तो किसान क्या करेगा, इसके जो सीड्स है उनको क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब ये छोटे छोटे यहाँ पर सीड्स आ गए अपने, ये छोटे छोटे जब सीड्स आ गए, तो इन सीड से क्या करेंगे, अब अपना ऑयल वगैरह, जब मान लो ऑयल बनाना है, वीट बनाना है, कुछ भी बनाना है, जो भी प्रोडक्ट होगा वो बनाना होगा। प्रोडक्ट बनाने से पहले मार्केट में बेचेगा, वो खरीदेगा, तो एक लंबा प्रोसीजर है। उस दौरान इसको स्टोर भी करना है, उस दौरान इसको क्या करना है, स्टोर भी करना है। इसे स्टोर कैसे करें जिससे कि ये जो सीड्स है वो खराब ना हो पाए, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी किसके अंदर आ जाती है, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। मुझे बताओ बेटा, ये बात समझ में आती है नहीं आती। तो
अगर मैं सिंपल बात करूं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, तो तीन तरीके से हम इसको क्रॉप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक तो वीड्स को रिमूव करके, एक पेस्ट्स को कंट्रोल करके, एक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को उड़ा के। अरे सर ये क्या बता रहे हो आप, ये कौन सी नई बात बता रहे हो, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा, क्या बड़ी बड़ी, अभी तो आपने बहुत आसान आसान बातें करी थी, अब आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। देखो ध्यान से सुनो, जो वीड्स है ना, वीड्स यहाँ पर जो वीड्स वो प्लांट होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट हो सकता है इसमें इकोर्निया, इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना। एग्जाम्पल यहां पर क्या हो सकता है, इकोर्निया। मान लो थोड़ा और आसानी से समझते हैं, ये एक अपनी एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो देख लेना। मैं ये यहाँ पर जो मेरा डिजायरेबल प्लांट है वो ग्रो कर रहा है, ये तो वो प्लांट है जो मुझको यहाँ पर ग्रो करना है। ये यहाँ पर वो प्लांट है जो मुझे ग्रो करना है। लेकिन क्या हो रहा है इस खेत के अंदर, इस एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर क्या हो रहा है, एक अनवांटेड प्लांट यहाँ पर ग्रो कर रहा है जो मुझे नहीं चाहिए, वो भी प्लांट इनके साथ ग्रो कर रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा बेटा, अब इसकी वजह से एक तो जो न्यूट्रिशन है सॉइल के अंदर, जो यहाँ पर जो सॉइल के अंदर जो ये सॉइल है, इस सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिशन है, मान लो इसको भी चाहिए सोडियम, इसको भी चाहिए सोडियम, इसको भी चाहिए सोडियम, इसको भी चाहिए सोडियम, और मान लो इसको भी सोडियम चाहिए, तो क्या होगा, दोनों में कंपटीशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही प्लांट जब सोडियम इस्तेमाल करने लग जाएंगे, जब क्या होगा, सोडियम सिर्फ एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ हाइपोथेटिकल, ये रियलिटी नहीं है, सोडियम वोडियम कोई नहीं लेता इस तरह से, फिर भी बस एक एग्जांपल ले रहे हैं जहां पर दोनों सबको सोडियम चाहिए। तो उस टाइम पे जब इनको सोडियम चाहिए होगा, दोनों ही प्लांट को सोडियम चाहिए, तो इन प्लांट के अनवांटेड ग्रोथ होने की वजह से जो हमें प्लांट खेत के अंदर नहीं चाहिए, तो उससे क्या होगा, सोडियम सोइल के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसकी वजह से इस पे इफेक्ट आए ना है हमें क्या मतलब, लेकिन जो हमें क्रॉप चाहिए उसके ऊपर इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, इसके ऊपर इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, तो धीरे धीरे ये खत्म होनी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो धीरे धीरे ये खत्म होना स्टार्ट क्या हो जाएगी, क्रॉप अपनी जो प्लांट है वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो न्यूट्रिशन इन्हें चाहिए वो तो और तेजी से, भाई साहब जो अनवांटेड जो ग्रास, जैसे खेत में अपने घास उग जाती है या कुछ ऐसी क्रॉप उग जाते हैं जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, जो एग्रीकल्चर से बहुत रिलेट करते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे इसको। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये तो अपना भरपूर अपना पेट पोषण कर देगी, इसको फूड नहीं मिल पाएगा, इसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से प्लांट क्या होगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। और इन्हीं सब चीजों को हम किसके अंदर कंसिडर करते हैं बेटा, वीड्स के अंदर कंसिडर करते हैं। मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आती है, तो ये मिटा दो, ये वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट में मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे और भी लिखना है। दूसरा आ जाएगा पेस्ट के अंदर आ जाएंगे अपने इंसेक्ट्स, पेस्ट के अंदर क्या आ जाएंगे, इंसेक्ट, इंक्लूडिंग मॉस्किटोज हो गए, जैसे या कैटरपिलर हो गए, सिंपल जो प्लांट के ऊपर फीड करते हैं, ऐसे इंसेक्ट को कंट्रोल करना किस में आ जाएगा, पेस्ट के अंदर आ जाएगा। इंसेक्ट्स क्या करेंगे, अपना खाना पीना करेंगे, वो अपना खाना पीना के चक्कर में अपना काम खराब कर देंगे, अपना काम खराब करने के अंदर से जिसमें हमने इतनी लागत लगाई है उस पूरी की पूरी क्रॉप को क्या कर देंगे, खराब कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा मान लो अगर गेहूं 10 किलो निकलना था, अब वो कितना निकलेगा, हो सकता है वो 2 या 3 किलो ही निकले। तो इंसेक्ट्स को कंट्रोल करना जरूरी है, और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई, जो इस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जो डिजीज कर सकते हैं, बीमारी कर सकते हैं। पता है प्लांट के अंदर भी बीमारी होती है, कई बार लीव्स क्या हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, कुछ धब्बे पड़ जाते हैं, जो स्टेम होती है प्लांट की वो काली पड़ जाती है। तो इस तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, फंगस होता है, उसकी वजह से वो इन्फेक्शन हो जाता है। आपका जो ये डैंड्रफ है ये भी तो खुद फंगस ही है, ये भी एक इन्फेक्शन ही है। तो
ये इन चीज़ों को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर। मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आती है नहीं आती? ठीक है, ये वाला पार्ट आप नोट करो, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। पॉज कर लो और नोट कर लो। चलें, चलो चलते हैं आगे की तरफ। चलो नेक्स्ट आता है डिजीज मैनेजमेंट मेथड। अब इनके लिए मेथड क्या यूज कर सकते हैं? ऐसी क्रॉप यूज करना, ऐसे पेड़ इस्तेमाल करना जो ऐसे जो टेम्परेचर वेरिएशन भी हो, क्योंकि आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से क्या होगा, पहले तो जो मान लो हाईएस्ट टेम्परेचर आता है 30-35, आज तो जा रहा है 50, तो उस टाइम पे जो गर्मियों की क्रॉप है वो ग्रो नहीं कर पाती। तो ऐसी क्रॉप वैरायटीज, ऐसे जीन्स वाले प्लांट या फिर बोलो ऐसी ब्रीड जो है वो इस्तेमाल करे जो कि ऐसे जो टेम्परेचर चेंज हो उसको झेल पाए, है ना। मान लो ऐसा इंसान जो 50 डिग्री में भी खड़ा कर दो तब भी दिक्कत नहीं, 30 डिग्री पे कर दो तब भी दिक्कत नहीं, 5 डिग्री पे कर दो तब भी दिक्कत नहीं। तो ऐसी वैरायटी इस्तेमाल करो जिससे जो कि टेम्परेचर और क्लाइमेटिक चेंज को आराम से अडॉप्ट कर सके। ठीक है, सेलेक्टिंग द क्रॉप दैट सूट द टेम्परेचर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन एट द प्लेस। जो प्लांटिंग होनी चाहिए वो बिल्कुल सही टाइम पे होनी चाहिए। जो बीज हमें जो बोना है, बीज जो अपना ग्रो करना है उसको सही टाइम पे करना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई ये प्लांट तो ग्रो होता है सर्दियों में, हमने ग्रो कर दिया गर्मियों में, ऐसा थोड़ा ही होगा। तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। और साथ में हम यहाँ पर हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्बिसाइड्स को यूज़ करके इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि अपना यहाँ पर इंसेक्टिसाइड्स भी आ जाएगा, इरेजर, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स। इनको इस्तेमाल करने से क्या होगा, हर्बिसाइड्स क्या होगा, जो जम्स है बैक्टीरिया वगैरह इनको किल करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स क्या करते हैं, इनको किल करते हैं। क्लियर है? तो इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स क्या स्पेलिंग लिख रहे हैं हम, क्या हो रहा है हमको आजकल। हाँ प्लस मुझे एक और चीज़ मुझे से याद आया, इस स्पेलिंग से याद आया, मुझे कुछ ठीक भी कराना है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। एक कल लेक्चर में थोड़ी सी गड़बड़ होगी, कुछ को तो पता लग गया होगा, कुछ को नहीं पता लगा होगा, है ना। तो वो हम बता देंगे अभी। चलिए ये हो गया अपना। अच्छा अब ये तो हो गया, चलो इनसे तो बचा लिया, वीट से बचा लिया, इंसेक्ट से भी बचा लिया और बैक्टीरिया से भी बचा लिया। अब उसको स्टोर भी तो करना है। स्टोर करने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स का। बायोटिक फैक्टर्स के अंदर वो फैक्टर आ जाएंगे कि ग्रेन्स जो है उनके ऊपर कोई कीड़ा ना लगे, उसके अंदर सड़न ना पैदा हो, बैक्टीरिया ना लगे, फंगस ना लगे। एबायोटिक फैक्टर के अंदर आ जाएगा उनके अंदर जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है, जो सीड का सही टेम्परेचर है स्टोर करने के लिए वो मेंटेन हो, साथ में मॉइस्चर ना हो, मॉइस्चर इन द सेंस पानी ना हो, या फिर बोलो क्या होता है वो एक टर्म होती है हिंदी में मेरे को याद नहीं आ रही, सलाबी, एक तो सलाबी बोलते हैं, एक और चीज बोलते हैं नमी, नमी ना हो, है ना, नमी ना हो। नमी होने की वजह से क्या होता है, नमी जहां पर होती है वो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जो फेवरेबल होता है बैक्टीरियल और फंगस ग्रोथ के लिए। अगर वहां पर नमी होगी, टेम्परेचर सही से कंट्रोल नहीं होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जो ये फंगस है, ये बैक्टीरिया है, वो ग्रो हो जाएंगे। हो सकता है वहां पर कुछ कीड़े भी लग जाए, जैसे हमारे यहाँ पर गेहूं और चावल के अंदर सुरसुरी लग जाती है। अगर सुरसुरी आपको बताओ, एक छोटा सा ब्राउन कलर का इंसेक्ट होता है, वो लग जाता है, तो वो क्या कर देता है उन सीड्स को, या फिर जो चावल है वो गेहूं है उनको क्या कर देता है, खराब कर देता है। तो उससे बचने के लिए हमें एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर दोनों को ही कंट्रोल रखना पड़ेगा। मुझे बताओ क्या बात समझ में आती है नहीं आती? चले अब ये वाला पार्ट जो था अपना, जो हमने लास्ट फ्लो चार्ट के अंदर पढ़ा, वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तीनों मेथड हमें समझ में आ गए। क्रॉप वैरायटी जिसके अंदर हम वैरायटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, प्रोडक्शन जिसके अंदर हम प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर रहे हैं, प्रोटेक्शन जहां पर हम क्रॉप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तीनों ही चीजें जरूरी है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो क्रॉप की इंप्रूवमेंट है, जो लार्ज क्वांटिटी पे हम जो क्रॉप प्रोडक्शन करवा रहे हैं, या सीड प्रोडक्शन या फूड प्रोडक्शन या फिर वेजिटेबल प्रोडक्शन करवा पा रहे हैं, वो अच्छे से करवा पाएंगे। नेक्स्ट जो अब पार्ट निकल के आता है, वो निकल के आता है अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग किस किस को क्या क्या समझ में आता है, पहले सोचो क्या समझ में आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग से। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग से सिंपल सिंपल कुछ आसान चीजें समझ में आती है।
ऐसी फार्मिंग जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ना इस्तेमाल हो, है ना। इंसेक्टिसाइड केमिकल है, वो भी इस्तेमाल ना हो। हर्बिसाइड वो भी केमिकल है, वो भी इस्तेमाल ना हो। पहली चीज। ऐसी फार्मिंग जिसके अंदर फर्टिलाइजर इस्तेमाल ना हो। दो तरह के हमने पढ़े थे, एक तो मैन्योर पढ़ा था और एक क्या पढ़ा था, फर्टिलाइजर। ये जो था वो नेचुरल बनाया जाता है, नेचुरली बनता है, और ये कैसे बनता है, आर्टिफिशियली, है ना। तो अब ये क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स है, ये केमिकली प्रिपेयर्ड होता है फर्टिलाइजर। ऐसी फार्मिंग जिसके अंदर फर्टिलाइजर ना इस्तेमाल, ऐसी फार्मिंग जिसके अंदर कोई भी केमिकल कंपाउंड, एक केमिकल मेथड ना इस्तेमाल हो, कि एक बिल्कुल नेचुरल मेथड से सब्जियां हैं, अपने फ्रूट्स हैं, उनको ग्रो किया जा रहा है, ऐसी ही फार्मिंग को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ये कई बार क्या होता है, ये प्लांट के अंदर, मान लो जैसे मैंने इस सॉइल के अंदर कोई पेस्टिसाइड डाल दी, ये छोटे छोटे जो डॉट दिखा रहा हूँ ये पेस्टिसाइड है। अब यहाँ पर जब ये प्लांट ग्रो करेगा, प्लांट ग्रो करेगा, यहाँ से पानी लेगा, जब वो पानी लेगा, पानी के साथ साथ जो वो पानी इस तरह से लेगा, पानी इसके अंदर आएगा, तो पानी के साथ साथ क्या होगा, जो ये इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड है वो भी आ जाएगा, और ये आके अपने अपने फ्रूट या फिर फूड के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब स्टोर होने की वजह से जब हम इन्हें खाएंगे तो उसके साथ साथ अपना फर्टिलाइजर्स भी जाएंगे या फिर बोलो इंसेक्टिसाइड्स भी जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कैंसर जैसी बीमारी जो होती है वो इसी वजह से होती है। और यही कहीं ना कहीं रीजंस है, ये छोटे छोटे इस तरह के ही रीजंस है जिसकी वजह से कैंसर इंडिया के अंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि कैंसर कैपिटल भी कहलाने लगा है। मुझे एक्चुअल तो नहीं पता कि कैंसर कैपिटल एक सही टर्म है नहीं है, बट सुना है मैंने कि इंडिया जो है कैंसर कैपिटल बनता जा रहा है, और इसका रीज़न यही है क्योंकि हमारे खान पान में क्या है, केमिकल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, प्लस जो हम ड्रिंक्स पी रहे हैं उनके अंदर आर्टिफिशियल कलर्स बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं। आर्टिफिशियल कलर्स जो होते हैं वो भी कैंसरस होते हैं। जो नॉर्मल आप फास्ट फूड खाते हो, जैसे कि आप स्प्रिंग रोल खाते हो या फिर बोलो जो चिल्ली पोटैटो खाते हो, जो कि रेड कलर के आपको क्लियरली दिखाई देते हैं, उसके अंदर भी आपको आर्टिफिशियल कलर देखने को मिलते हैं। सोचो, साथ में जो आप सोच रहे हो कि जो गुड़ है वो हेल्थी है, गुड़ समझते हो ना, शुगर केन से बनता है, जो गुड़ है, शक्कर है, वो जो बन रहे हैं उसके अंदर भी आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल हो रहे हैं। जो ये आर्टिफिशियल कलर्स है, ये इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स है, ये जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, इसकी वजह से ही क्या हो रहा है, कैंसर बढ़ता जा रहा है, लोगों के अंदर बीमारियां बढ़ रही हैं, और इसी वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग तरह आती है। क्यों, इसकी जगह पे फर्टिलाइजर की जगह पे हम क्या यूज़ कर लेंगे यहाँ पर बेटा, यहाँ पर हम इस्तेमाल कर देंगे अपना मैन्योर। और ऑर्गेनिक जब भी वर्ड आता है दिमाग में एकदम से ग्रीन वर्ड हिट करता है ना। और जब भी कुछ, आजकल तो ब्रांड लोग क्या कर रहे हैं, आजकल तो जो ब्रांड्स है वो क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, चाहे उसमें केमिकल डाले ना डाले हों, उसे ऑर्गेनिक दिखाने के लिए क्या कर देंगे, उसका पैकेट ग्रीन बना देंगे। अब जैसे ही ग्रीन हमें दिखाई देता है तो ग्रीन से हमारे दिमाग में सिद्ध आता है ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करके भाई साहब क्या हो रहा है, आपके साथ खेल खेला जा रहा है। जैसे कि अपना जो जियो का पेट्रोल पंप है, आपने देखा होगा, तो जियो का पेट्रोल पंप का जो कलर है, जो आपने देखा होगा, वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। और इस ग्रीन कलर से एकदम से दिमाग में आता है प्योरिटी, ऑर्गेनिक, साफ, है ना, जिसकी वजह से लगता है कि भाई ये जो भारत पेट्रोल पंप वगैरह है, ऐसे ये तो अपना मिलावटी तेल देते हैं, मिलावटी पेट्रोल देते हैं, बट ये जो अपना जियो पेट्रोल पंप है, ये एक तरह से ऑर्गेनिक सा दिखाई देता है, लगता है कि हाँ ये जो इनका पेट्रोल है वो फार बेटर है दूसरों से। अब रियलिटी क्या है क्या नहीं है वो तो उनको ही पता, अपने को कैसे पता, वो कौन सा हम चेक करने बैठ रहे हैं, कोई भी कार चलाने वाला कौन सा उसकी क्वालिटी टेस्टिंग कर रहा है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज सिंपल, जो कि हम ऑर्गेनिक वे से कर रहे हैं, फर्टिलाइजर की जगह पे जो नेचुरली बनाया जाता है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा, काउ डंग का जो गोबर है गाय भैंस का, उससे इस्तेमाल करके जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आ जाती है। तो यही सिंपल सिंपल शब्द यहाँ पर भी लिखे हुए हैं सर। क्या लिखा हुआ है, यूज ऑफ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड देयर ओन डिसएडवांटेज, दे कॉज पोल्यूशन करते हैं, डैमेज करते हैं फर्टिलिटी को,
ग्रेन और फ्रूट वेजिटेबल को भी हार्म करते हैं, उसके अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके अंदर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल, पेस्टिसाइड इज बेसिकली इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड को इंसेक्टिसाइड बोलते हैं, तो ये चीज़ इस्तेमाल ना हो। मुझे बताओ क्या समझ में आते हैं? तो ये होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना। आज की क्लास थोड़ी छोटी रखते हैं। मुझे बताओ ये यहाँ तक बात समझ में आती है नहीं आती? कल हम एक नए पार्ट की तरफ चलेंगे जो कि है एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ से एक बिल्कुल नया पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, और मुझे लगता है चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपको कुछ नई टेक्निक्स आ रही है, जैसे हाइड्रोपोनिक्स वगैरह टेक्निक्स आ रही है। आप प्लीज़ यूट्यूब करना हाइड्रोपोनिक्स, है ना। हाइड्रोपोनिक्स क्या होती है, हाइड्रोपोनिक्स मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, आप यूट्यूब जरूर करना हाइड्रोपोनिक्स, अगर किसी को नहीं पता तो। इस तरह की टेक्निक सी है ना, इस तरह की टेक्निक आना, हाइड्रोपोनिक्स वगैरह की टेक्निक आना, ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक आना, ये सब बहुत ज़रूरी है। और फिर भी समझना है कि चलो एक और चीज़ बताता हूँ, है ना। आपने अब एक क्वेश्चन तो आया हो, कोई नहीं 2-3 मिनट और लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन दिमाग में आया होगा कि सर चलो ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए तो हम इस्तेमाल कर लेंगे मैन्योर को, मैन्योर से जो अपना काउ डंग है, जो गोबर है, जिसे खाद भी बोलते हैं हम, ऑर्गेनिक खाद, उसको इस्तेमाल करके हम न्यूट्रिशन तो ले लेंगे। लेकिन जो है अपना क्या करें, जो ये वो जो ऑर्गेनिज्म है उनका क्या करें, जो इंसेक्ट्स वगैरह प्लांट को खा लेते हैं। जैसे ये है इसको, ये इंसेक्ट है, ये मच्छर है, ये मच्छर यहाँ पर बैठा हुआ है, ये खा रहा है, इसको कैसे बचा लोगे? इसको बचाने के लिए क्या करते हैं ना, इसको बचाने की ट्रिक थोड़ी टफ होती है, बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट छोड़ देना, ऐसे इंसेक्ट छोड़ दिए जाते हैं जो कि इसके ऊपर फीड करके इसको खाते हो। अब जब ये इंसेक्ट, ऐसा इंसेक्ट होना चाहिए जो क्रॉप को खराब ना करे, और जो मच्छर है, जैसे मच्छर से छुटकारा पाना है तो मच्छर को खा ले, और मच्छर को खा के क्या होता है, मच्छर को खा के क्या होना, मच्छर को खा के क्या हो जाएगा, मच्छर से बचाव प्रोवाइड कर देगा। तो इंसेक्ट क्या करेगा, फीड करेगा, ये इंसेक्ट क्या करेगा, इस इंसेक्ट के ऊपर फीड करेगा, क्रॉप को भी नहीं खराब करेगा। इससे क्या होगा, हम इंसेक्टिसाइड से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। क्या हो जाएगा, इंसेक्टिसाइड से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, है ना। जैसे कि अगर मॉस्किटो के मामले में ही हम बात करें, मॉस्किटो पे जो फीड करते हैं, जो इसके ऊपर फीड करता है, उसका नाम होता है एफाइड्स। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये 12th में आता है, अभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं आपको एक नॉलेज के लिए आपको बता रहा था, है ना। एफाइड आप सर्च कर सकते हो, गूगल कर सकते हो आप, अगर आपको शौक हो। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, कल हम एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।